चलिए तो अब शुरू करते हैं टॉकिंग पॉइंट में ये सफर। एक बार फिर आपका इस्तकबाल, वेलकम। जी हाँ, प्राइम टाइम के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का केंद्र बिंदु बनती हैं, या जिसे हम कहते हैं टॉकिंग पॉइंट बनी रहती है। तो इसी पर हम आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। चलिए, सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सियासत के नए युग का आगाज भी हुआ। 2 दशक बाद विधानसभा बदली नजर आई। पक्ष विपक्ष दोनों ओर के युवा और नया नेतृत्व देखने को मिला। जूनियर सीनियर विधायकों के बीच बेहद दिलचस्प केमिस्ट्री भी नजर आई। तो बहुत ही अलग मंजर था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, जो पहले वर्तमान थे वो पूर्व हुए, जो पहले पूर्व थे उनमें से कुछ वर्तमान हो गए। तो बहुत ही एक अलग नज़ारा था। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी, कि एक अलग ही नज़ारा हमें मध्य प्रदेश विधानसभा में नजर आया। एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और एक नया संदेश भी देने की कोशिश इस सत्र के माध्यम से हुई। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी और होने जा रहे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिनका नॉमिनेशन, और ये देखिए एक सम्मान का भाव भी हमें नजर आया जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री और सदन के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी को छोड़ने बाहर तक गए। तो ये कुछ ऐसे दिलचस्प दृश्य थे जो भारतीय राजनीति के एक बहुत अलग और ह्यूमन चेहरे की तरफ इशारा करते हैं। चलिए, हमारे साथी ने इस मौके पर बात भी की कुछ मेहमानों से जो मध्य प्रदेश विधानसभा में आए हैं। पहले उसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है, सब शपथ ली है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता में रहेंगे? विकास के मामले में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का विकास का मूल मंत्र है। उसी काम में आगे बढ़ेंगे। सर, अनुपूरक बजट को लेकर भी बात चल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि वार्तालाप का मौका नहीं मिलता, डिस्कशन जरूर होना चाहिए। उम्मीद करें ये जो सदन रहेगा सभी को वार्तालाप भी उपलब्ध कराएगा, विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान भी बनाएगा और विकास के आयाम भी दिखाएगा। ये हमारे साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिन्होंने यही कहा है कि इस बार जनता के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और नए कीर्तिमान भी इस बार सत्र के पहले दिन जो सत्र है विधानसभा का जो चलेगा उसमें स्थापित किए जाएंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये आपने देखा कि ये हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात की, जिन्होंने इस सत्र को लेकर अपनी संकल्पना को बताया बंसल न्यूज के साथ। सदन में आकर्षण का केंद्र रहे पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान, जिन पर सबकी नजर थी। सब ये देखना चाह रहे थे कि शिवराज क्या बोलते हैं, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रहती है, वो किस अंदाज में नजर आते हैं सदन में। और ये हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों में शिवराज जी के वो अंदाज जो देखने लायक भी हैं और सुनने लायक। देखिए, जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता हैं और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंटगारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझ में ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं। मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है। और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता, जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया है, इस बार भी 1,05,000 वोटों से जीता हूं। तो वहां का विकास मेरी स्वाभाविक
ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो आपने देखा कि बहुत दिलचस्प अंदाज शिवराज सिंह चौहान का रहा और साहिल लुधियानवी साहब तो कह ही गए हैं, जो शिवराज जी ने एक दार्शनिक अंदाज में अपनी बात कही, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, मैं पल दो पल का शायर। एक बड़ा दार्शनिक अंदाज था शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा में, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में वो नजर आए और बहुत खुलकर उन्होंने एक पार्टी मैन की लाइनशिप जिसको हम कहते हैं, उस लाइन को भी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। आइए आपको ये भी समझाते हैं कि नए सत्र से क्या नया संदेश निकल कर आया है, ये आपको दिखाते हैं। नए सत्र के साथ सियासत के नए युग की शुरुआत हुई है, युवा और नए नेतृत्व के हाथों में सियासत की कमान गई है और नए नेतृत्व के सामने वरिष्ठों के साथ काम करने की चुनौती है और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके सामने नए नेतृत्व के साथ काम करने का चैलेंज है और सत्र से मिलेंगी आने वाले 5 साल की सियासत का एक रोड मैप विच इज वेरी एविडेंट, जो बहुत साफ होगा, जो हमें बताएगा कि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर, सियासत के रास्ते पर, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के समन्वय, कोऑर्डिनेशन के रास्ते पर किस तरह से अगले 5 सालों तक आगे बढ़ेगा। तो बहुत गौर से देखिएगा इस सदन को और इस सदन में मौजूद नेताओं को। काफी दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली जाएंगे, इस खबर पर जरूर निगाह रखनी चाहिए। वो मंगलवार को दोपहर 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है और सीएम की नई जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा होगा और उन्होंने कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। तो आखिर $1 मिलियन क्वेश्चन इज, वो जिम्मेदारी कौन सी होगी? क्या कुछ कहा शिवराज जी ने, सुनिए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। मुस्कुराते हुए शिवराज और बात एक ही बार मिलने जाऊंगा, मिलने के लिए बुलाया। एक बहुत ही परफेक्ट पॉलिटिशियन है शिवराज जी की अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि शिवराज जी के दिल्ली दौरे के क्या मायने। तो आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या मायने हैं शिवराज जी के दिल्ली दौरे के। क्या शिवराज जी की कोई नई भूमिका तय होगी? क्या शिवराज सिंह जी से उनकी मंशा पूछी जाएगी? केंद्र या राज्य में होगी शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका? और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या मिल सकती है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी? और ये बड़ी जिम्मेदारी क्या संगठन की ही होगी? कई सवाल हैं। मोटे तौर पर ये 4 सवाल हमने आपके सामने रखकर वो तस्वीर पेश करने की कोशिश की है जो शिवराज सिंह चौहान जी के मंगलवार दौरे से कहीं खुलकर सामने आती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, टॉकिंग पॉइंट की। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल जो उम्मीद थी कि मंगलवार देर शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, वो चीज टल गई है क्योंकि कुछ नामों को लेकर पेच फंस गया है। और यह बहुत स्वाभाविक होता है, जब कैबिनेट की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। किसी ने कहा भी है, जो मजा इंतजार में है वो कहां वसले यार में है। तो इंतजार इंतजार इंतजार। तो चुनाव जीत कर आए सभी पूर्व सांसदों को मंत्री बनाना लगभग तय माना गया है। सिंधिया जी के समर्थक जो मंत्री आए 2020 में जब दल बदल हुआ, उनमें से अधिकांश का या लगभग आप कह सकते हैं सभी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। कुछ नए चेहरे होंगे, जैसा हमने आपसे कहा कि कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र के चेहरे भी होंगे। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रखने की बात भी
निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में आपको नजर आ सकती है। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि किन नामों को इसमें बिल्कुल माना जा रहा है कि इट इज ऑल सेट। तो ये तय हैं प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी दिग्गज, राकेश सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद से इस्तीफा देकर विधायक बने उदय प्रताप सिंह, सांसद से ही विधायक बनी रीति पाठक, सिंधिया जी के करीब और अच्छा काम करने वाले तुलसी सिलावट जी, भूपेंद्र सिंह जी जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर माने जाते हैं बीजेपी में, गोपाल भार्गव जी वेटर्न लेकिन गजब के परफॉर्मर, विश्वास सारंग जी एक युवा और बहुत ही प्रॉमिसिंग चेहरा बीजेपी का, सिंधिया जी के ही समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इनको आप ग्वालियर में अलग अलग अंदाज में देखते हैं, नागर सिंह जी इस नाम पर निगाह रखिए, नया है, निर्मला भूरिया इन पर भी निगाह रखिए, आदिवासी क्षेत्र से विष्णु खत्री जी हैं, संपतिया उइके का नाम भी इसमें बहुत तेज़ी से दर्ज हो रहा है। तो ये मोटे तौर पर वो नाम है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये चेहरे हो सकते हैं। मतलब अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट विस्तार मंगलवार को होने जा रहा है। मंगलवार शाम को मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में यह समारोह होगा और कल 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए अब यहां भी आपको बता दें, आपकी उत्सुकता होगी ही जाहिर तौर पर कि संभावित मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कोई और नहीं, बृजमोहन अग्रवाल सबसे पहला नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हैं, ट्रबल शूटर माने जाते हैं, लगातार 8 बार के विधायक हैं, फ्लोर मैनेजमेंट पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर हैं। विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं। तो जाहिर तौर पर यह संभावित है, इसको ये मत मानिए कि हम आपको तय सूची बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की भी और छत्तीसगढ़ की भी। केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद और आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं। राम विचार नेताम आप जानते हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, विधायक, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद धर्मलाल कौशिक, इनका भी नाम बहुत अहम है। विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ओपी चौधरी, जिनको कहा गया था अमित शाह जी की तरफ से कि इनको जिताइए, इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, पूर्व आईएएस रहे हैं और पहली बार के विधायक। राजेश मूणत विधायक और 3 बार मंत्री बने। अमर अग्रवाल वरिष्ठ विधायक, 3 बार मंत्री रहे हैं। डोमन लाल कोरसेवाड़ा दूसरी बार विधायक बने हैं और अनुसूचित जाति समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अजय चंद्राकर 6वीं बार विधायक बने हैं, काफी सीनियर हैं। ओबीसी वर्ग के तेज तर्रार नेता हैं, अपनी चुभती हुई टिप्पणियों से चौंकाते हैं। रेणुका सिंह विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ में इस तरह की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हैं क्योंकि वहां ऑल सेट है मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल के लिए, क्योंकि वहां मंत्रिमंडल होना तय है। नाम जरूर संभावित हैं लेकिन तैयारियां 100% 24 कैरेट बिल्कुल तैयार हैं। जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है उस स्थल का जायजा लिया हमारे साथी गौरव शुक्ला ने। देखिए, साय मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी मंगलवार शाम 7 बजे हो जाएगा। साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इंडोर स्टेडियम में जो है वो तैयारियां युद्ध स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मंच यहां पर बनाया गया है और इसी मंच में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और उनके साथ ही साथ विजय शर्मा मंच पर रहकर जो है तमाम 10 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तैयारियां यहां पर युद्ध स्तर पर है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि अलग अलग जोन में यहां पर तैयारियां की जा रही है। वीवीआईपीज के लिए यहाँ पर बाकायदा चेयर और सोफे लगाए गए हैं। तो वहीं ठीक इसके पीछे जो है ऐसे लोग जो कि कार्यकर्ता है या जो मंत्री बन रहा है उसके साथ जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर चेयर्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो इंडोर स्टेडियम के चारों तरफ जो बैठक की व्यवस्था है उस बैठक व्यवस्था में भी जो बाहर से मंत्रिमंडल के जो मंत्री बनेंगे उनके सदस्य जो रहेंगे वो यहाँ पर आकर जो है बैठेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। तैयारियां जोरों पर है और
यदि हम बात करें तो अभी भी जो है मंत्रिमंडल में किसे जगह मिल सकती है, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बीजेपी तमाम उन वर्गों को साथ कर अपना मंत्रिमंडल गठित करना चाह रहा है जो वर्ग आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचा सके, उनके लिए 11 की 11 लोकसभा सीटों को जिताकर ला सके। वैसे जो मंत्री हैं उन्हें जो है जगह देने की बात कह रही है। अब बस इंतजार है तो कल शाम का, जब यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये छत्तीसगढ़ की तैयारियों का जायजा गौरव शुक्ला ने लिया, हमारे साथी। और दोनों राज्यों में सियासत की ये जो बदली हुई तस्वीर है, ये उस गाने की याद दिलाती है। कौन सा गाना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलजुल कर लिखेंगे नई कहानी। यही जीवन है और यही जीवन का एक क्रम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए दौर का आगाज, शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत बीजेपी की तर्ज पर है, मिलती जुलती है काफी, और उसी तर्ज पर काम करने की तैयारी शुरू हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो काफी क्लोज माने जाते हैं राहुल गांधी जी के, और राहुल गांधी जी ने ही उन्हें 2 दिन पहले सुबह फोन करके 10 बजे बताया था, सुबह 10 बजे, कि जीतू पटवारी जी तैयार हो जाइए, आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जा रही है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया है आगे का रोड मैप। पार्टी ने लोकसभा में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सामूहिक नेतृत्व पर होगा पार्टी का जोर। अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है, गुटबाजी अब नहीं होगी, ये इतिहास की बात होगी। लोकसभा का चुनाव है सामने, अच्छा पार्टी परफॉर्मेंस करे, ये चुनौती है। इस भावना को कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए, हमारे यूथ कांग्रेस की ओर आए। 40% वोट हमें भी विधानसभा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 48% मिला है। नेचुरल 51% वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, ये चुनौती है। और जैसा मैंने कहा था कि हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में एक नया विचार जो सबसे बड़ा है, सामूहिक नेतृत्व के साथ हम काम करेंगे। साथ ही सारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद से सारे युवाओं को कैसे हम यूज़फुल युवाओं का उपयोग हो जाए, जो योग्यता है उसका किस तरीके से हम काम लें, ये सब हमारे सामने आने वाला समय बताएगा। मैं मानता हूँ हमारे यहाँ गुटबाजी का अंत है। किसी प्रकार की मध्य प्रदेश में अब गुटबाजी शब्द क्या होता है कांग्रेस पार्टी में, वो नहीं दिखता। तो कांग्रेस के इस नए रोड मैप के मायने क्या हैं? ये सवाल सबके मन में है कि कांग्रेस का अब ये नया रोड मैप क्या होगा। क्या कांग्रेस क्षत्र प्रणाली से पूरी तरह से मुक्त होने की कोशिश करेगी? 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी से एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में, विधानसभा में मध्य प्रदेश में 48 पॉइंट समथिंग वोट हासिल करके 51% की तरफ बढ़ने का अपना लक्ष्य काफी नजदीक कर लिया है। यानी अब कांग्रेस शायद ऐसा मानती है कि हमें बीजेपी के तौर तरीकों को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना होगा। सामूहिक लीडरशिप का नया कल्चर और सबसे बड़ा मर्ज गुटबाजी से उबरने की कोशिश। तो कांग्रेस अब इस राह पर बढ़ चली है और ये कांग्रेस का नया रोड मैप है, जिस पर अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है तो तय मानिए टक्कर तो मध्य प्रदेश में 2 ही दलों की है, लेकिन कांग्रेस इसमें काफी कामयाबी से आगे बढ़ सकती है। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र चल ही रहा है। इस बीच कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली है। क्या है ये डिनर डिप्लोमेसी? नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भोपाल के एक निजी होटल में विधायकों के साथ बैठक की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। तो नए नेता प्रतिपक्ष, नई रणनीति। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां एक निजी होटल में, जैसे आप कहते हैं ना कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस जैसी चीज होती है, तो सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल भी रहे हैं। और यहाँ एक थोड़ा सा माहौल बदलता है जब आप अपने ऑफिस या पार्टी कार्यालय से अलग निकलते हैं और आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर मिलता है और ऑर्डर करने पर तुरंत चाय, सूप, गर्म सूप, खाने की कोई मनपसंद चीज़ मिलती है, तो जाहिर तौर पर बातचीत का लेवल नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने की कोशिश करता है। शुभकामनाएं हैं आपको उमंग सिंगार जी कि आपकी ये डिनर डिप्लोमेसी कामयाब हो, सफल। चलिए
अब बढ़ेंगे एक ऐसी खबर की तरफ जो हमें डराती है, लेकिन डरिए मत, संभलिए, क्योंकि डरना कोई विकल्प नहीं है। भारत में कोरोना ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले 4 मरीज सिर्फ केरल से हैं, जबकि 1 उत्तर प्रदेश से है। इन आंकड़ों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को 335 नए कोविड पॉजिटिव केस दर्ज किए हैं। जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है, देश में 4,50,04,816 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,700 है। इसके साथ ही मंत्रालय ने केरल में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की भी पुष्टि की है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश के बीमार और बुजुर्ग लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और मत भूलिए, 25 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, पूरा देश पर्यटन पर निकल पड़ेगा। केरल का आदमी मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश का आदमी केरल होगा। तमाम राज्यों के लोग एक दूसरे के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे। मास्क पहनिए, डरिए मत। कोई भी प्रॉब्लम लगे, टेस्ट करवाने से बिल्कुल परहेज मत करिए। आपको यह भी बताते हैं कोरोना पर जो गाइडलाइन है वो आपसे हमसे क्या कहती है, वही गाइडलाइंस है, कोई ज्यादा अलग चीज नहीं। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं और सार्वजनिक जगहों पर दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धुलते रहें। खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। जुकाम या बुखार होने पर टेक इन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, डॉक्टर से संपर्क करिए। सर, डरना नहीं, समझना होगा, हमें लड़ना होगा एक बार फिर। और लड़ाई तो हमेशा शाश्वत रहती है और ये लड़ाई भी मनुष्य जरूर जीतेगा, ये भरोसा अपने मन में रखिए। लेकिन इस टूरिस्ट बिल्कुल जिससे कहते हैं कि छाया हुआ है इस समय टूरिज्म भारत में, तो सावधान रहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर हमसे कह रही है कि भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कथित रूप से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कराची के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद को कथित रूप से जहर दिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कहा यह भी जा रहा है दाऊद 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। बीते कुछ समय में पाकिस्तान में करीब 20 से ज्यादा ऐसे लोग बड़े ही संदेहास्पद तरीके से मारे गए हैं, जो भारत में आतंकवाद या दूसरी गतिविधियों को लेकर कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड रहे हैं। और यह भी कहा गया कि इसको लेकर वहां बड़ी घबराहट है। हालांकि दाऊद का मामला इज अ डिफरेंट वन, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, यह तो हुआ खबर का एक पहलू। इसका दूसरा पहलू बेहद दिलचस्प है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से देश के दुश्मनों के खिलाफ खुफिया कार्रवाई लगातार हो रही है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि उसमें भारत ने अपनी भूमिका को बहुत क्लैरिफाई किया है कि कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान की ताकत का लोहा 2014 के बाद पूरी दुनिया ने माना है। दाऊद के केस में भी भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान को हमेशा शक के दायरे में रखा, और भारतीय एजेंसियों को ये भी एक आशंका हमेशा रही, जो सच के बहुत नज़दीक है, कि वहाँ पूरा एक पैट्रोनेज, संरक्षण, भारत के खिलाफ जो गतिविधियाँ करते हैं उनको एक पैट्रोनेज देने का पाकिस्तान का माइंडसेट रहा है। अब ये खबर कितनी सच्ची है या अफवाह है, क्योंकि दाऊद की मौत की खबरें पहले भी आती रही, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये वो बेहद इंपॉर्टेंट खबर है जिससे रूबरू होना आपका बहुत ज़रूरी है। बशीर अहमद, हम बताते हैं 2023 में जिन भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में जो ढेर हुए हैं उनकी जरा एक सूची देख लीजिए। बशीर अहमद पीर, रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को गोली मारकर इसकी पीर की हत्या हुई। हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर था बशीर। खालिद रजा 28 फरवरी 2023 को कराची में गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर सैयद नूर शालोबर 4 मार्च 2023 को हत्या हुई। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाला आतंकवादी सरदार हुसैन 1 अगस्त 2023 इसकी कराची में हत्या हुई।
हाफिज सईद के आतंकी संगठन से जुड़ा बताया गया इसको। अबू कासिम 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हत्या हुई। आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी था ये। और शाहिद लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, मोस्ट वांटेड आतंकवादी। 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या। मुल्ला बाहोर उर्फ होरमुज 11 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान में हत्या। कुलभूषण जाधव केस में अगवा करने में इसका हाथ बताया गया। दाऊद मलिक 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर जब्बर और लश्कर आईजी जांगवी नाम के आतंकी संगठनों से इसका जुड़ाव रहा। मोहम्मद सलीम 23 अक्टूबर 2023 को यह मारा गया। इस तरह से एक पूरी कड़ी, पूरा सिलसिला आगे चलता रहा है जो आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉकिंग पॉइंट और इसके साथ ही अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर इसी वक्त इसी समय आपसे मिलेंगे, तो इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब बखैर।